नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे बेटा कार्बन और उसके यौगिकों के लिए चक्रीय यौगिकों का नामकरण। क्या पढ़ रहे थे अपन? चक्रीय यौगिकों का नामकरण। क्या पढ़ रहे थे बेटा? चक्रीय यौगिकों का नामकरण। अब चक्रीय यौगिकों का अपन नामकरण पढ़ रहे थे। नामकरण करते करते अपन को करना क्या है? भाई चक्रीय यौगिकों का नामकरण करते कैसे हैं? लाइक एग्जाम्पल, ये आपका एक चक्रीय यौगिक है CH3 CH3 CH2 CH2 CH2। अब आपका पहला और अंतिम कार्बन, अगर इसको पहला मानो और इसको अंतिम मानो तो पहला और अंतिम कार्बन आपस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब मैंने क्या बोला? चक्रीय यौगिक के अंदर पढ़ क्या रहे हैं बेटा अपन? चक्रीय यौगिक। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चक्रीय यौगिक। और चक्रीय यौगिक का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इसका साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लो कंपाउंड। अब बात करते हैं चक्रीय यौगिकों के अंदर। पहला एग्जांपल की बात कर रहे हैं, कहता है किसको है? वे सारे के सारे यौगिक। इसको अपन थोड़ा बाद में लिखेंगे, इसको अपन क्या कर लेंगे? बाद में लिखेंगे। पहले इसके अंदर लिख लेते हैं भाई होता क्या है। क्या है? होता क्या है? वे सभी यौगिक जिनमें प्रथम व अंतिम कार्बन आपस में जुड़कर चक्रीय संरचना बनाती हैं तो बनने वाला यौगिक चक्रीय यौगिक कहलाता है। आ गया समझ में? अरे यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की। ये आपका CH2, ये आपका CH2 अब इसकी चेन की अगर बात करें अपन तो लंबी से लंबी कार्बन की चेन, एक कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है कि नहीं? जब पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, पहला और अंतिम कार्बन आपस में मिला हुआ है, तो उससे क्या बन रही है? एक साइकिलनुमा संरचना बन रही है, चक्रीय संरचना बन रही है। इस चक्रीय संरचना के कारण इसको क्या बोलोगे? चक्रीय कंपाउंड। जब इसका नाम लिखोगे तब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। जैसे IUPAC वालों का नाम लिखा था, ठीक उसी प्रकार से इसका भी नाम लिखना। और नाम लिखने का पैटर्न क्या रखोगे भाई? नाम लिखने का पैटर्न क्या रखोगे? नाम के आगे क्या लगाना है? साइक्लोवर्ड लगाना। क्या लगाना? नाम के आगे क्या लगाना बेटा? साइक्लोवर्ड लगाना है। और नाम के आगे साइक्लो लगाने से क्या होगा? कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट एन सिंगल बॉन्ड। इसलिए परंतु पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको नाम क्या लगाना है? साइक्लो। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट बात करें हैं इसकी, ये आपका CH3 CH2 और ये आपका CH2। अगर इसकी नंबरिंग की बात करते हैं बेटा, ये का 1 1, ये 2, ये 3, ये 4, कहीं से भी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूट। कार्बन कार्बन में सब में सिंगल बॉन्ड, इसलिए N। और पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ, इसलिए नाम क्या लगा देंगे बेटा? साइक्लो। नाम क्या आ गया? साइक्लोब्यूटेन। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं।
अब इसका नामकरण करना है। अब इसका अगर आप नामकरण करोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है। हार्ड तो क्या है, आप चाहो तो आराम से कर सकते हो, करना कुछ भी नहीं। तो आप सोच रहे हो सर ये क्वेश्चन ऐसा कैसा दिया आपने, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो सुनना मेरी बात को ना। जहां जहां पे भी मैं ये गोला कर रहा हूं ना, उसका मतलब यहाँ पे कौन है बेटा, कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सब जगह कार्बन हो गए। यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, कार्बन। तो यह सब जगह हो गया बेटा कार्बन। अब इन कार्बन का नामकरण करना है तो क्या है, अगर किसी एक को अगर एक नंबर मानोगे तो क्या, और उस वो क्या हो जाएगा लास्ट, और आपस में जुड़ा हुआ मतलब साइक्लो कंपाउंड हो गया। अब इस साइक्लो कंपाउंड के अंदर बात करते हैं इसकी क्रियात्मक समूह की, कौन कौन है। एक तो आपके पास फ्लोरीन है, एक आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो है, आयोडो है कि नहीं है। कितने हैं, 3, इतने सारे। अब इसको नामकरण करने का तरीका पता क्या है, सबसे पहले एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करूं समझ में नहीं आ रहा, मैं नंबरिंग करता हूं यहां से। अब देखो सब में एक छोड़ के एक है, यहाँ आयोडीन है, एक छोड़ा ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक छोड़ के ब्रोमीन, ब्रोमीन एक छोड़ के क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में कौन है, फ्लोरीन। परंतु अगर मैं नंबरिंग कर यहां से करूंगा तो इस फ्लोरीन को भी क्या मिलेगा, कम नंबर, और इस क्लोरीन को भी क्या मिलेगा, कम नंबर। दो जनों को कम नंबर मिलेंगे। तो नंबरिंग अपन कहां से करेंगे बेटा, यहां से करेंगे। कहां से करेंगे, यहां से। ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। आ गया समझ में। और कोई दिक्कत क्या नहीं। ये आपकी नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद में अपन सबसे पहले किसको लिखते हैं बेटा, सबसे पहले किसको लिखते हैं, क्रियात्मक समूह को। किसको लिखते हैं, Br को। कहां कहां पे बेटा, 2 पे और 4 पे। क्या लिखोगे, 2,4। कितनी बार आया, 2 बार। डाई ब्रोमो। ब्रोमो के बाद में कौन आएगा, ये आपका दोनों ब्रोमो हो गया। और ब्रोमो के बाद में कौन आएगा, क्लोरो। कहां कहां पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो। क्लोरो के बाद में F, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ, 1 पे, 1 फ्लोरो। फ्लोरो हो गया। फ्लोरो के बाद में आयोडो, 9 और 6। क्या लिखोगे, 6,9। 6,9 कितनी बार आया बेटा, डाई आयोडो, ये भी हो गया। अब बचा को नाइट्रो, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ, 7। नाइट्रो कितने हो गए बेटा, कितने कार्बन है, 9 कार्बन हो गया, बोलते बेटा नॉन। और कार्बन कार्बन में सिंगल रेस इसलिए नॉनेन। परंतु ये है क्या, ये है क्या, इसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा होने के कारण ये कंपाउंड कौन सा हो गया बेटा, साइक्लो। तो नाम का क्या लगा देना बेटा, साइक्लो। और कौन है बेटा, नॉन, और ये आपका एन, नॉनेन। आ गया समझ में, यहाँ तक कोई समस्या क्या नहीं। ये हो गया आपका चक्रीय यौगिक। अब बात करते हैं अपन का सबसे बड़ा जो टॉपिक था वो तो हो गया अपना क्लियर। अब बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर बाकी और क्या बच गया, बाकी और क्या बच गया, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये तो सब कुछ है, मतलब कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे किसके उत्पाद हैं, कार्बन के। ये किसके हैं, देखो जैसे ये आपका कार्बोनेट, ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, और ये आपका पेट्रोलियम। हाइड्रो कार्बोनेट का मतलब HCO3, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट, ठीक है। कोयला का कार्बन से बना हुआ, पेट्रोलियम कोयले से। ये सारे के सारे किसके बने हुए हैं, कोयले से बने हुए। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि कार्बन इस चैप्टर के अंदर अपने को और क्या क्या पढ़ना बाकी है, और क्या क्या पढ़ना बाकी है। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि भाई कार्बन में आबंधन सस्वेजी आबंध होता है। मैंने बताया था कार्बन हमेशा क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, और एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4। मतलब बंद कितने बना सकता। अभी पेन और कॉपी रख देना साइड में, क्या रख देना बेटा, साइड में। जो चीजें तुमको लगती है नोट करने लायक है, सर ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपन क्या करना है, नोट कर देना। ये कार्बन की कितनी होगी बेटा संयोजकता, कितनी हो गई, 4। नेक्स्ट बात करें, अब देखो इसमें एक चीज दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, एक चीज दे रखी है। ये आपको मैंने लिखाया था,
करवाया था कि नहीं करवाया था? क्या लिखा हुआ है इसको देखना जूम करके, क्या है? CH3COOH, CH3COOH। अब इस CH3COOH का अगर आप नाम लिखोगे तो क्या होगा? एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन, और COOH को अपन क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। ये हो गया आपका एथेनोइक एसिड। अरे करवाया था कि नहीं करवाया था? कोई दिक्कत? एक चीज याद रख लेना, भाई ये तो हो गया एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, दोनों नाम है। एसिटिक एसिड बोल लो, चाहे इसी का दूसरा नाम होगा एथेन ओइक एसिड, ठीक है, दोनों ही इसका नाम है, ठीक है। इसका गलनांक कितना है बेटा? 290। मतलब गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ये अपन चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे कि गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि जो कोई वस्तु जिस तापमान पर पिघलना स्टार्ट होती है वो उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तापमान पर वह जमती है, जिस तापमान वो क्या हो जाती है? ठोस हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक। तो एसिटिक एसिड का गलनांक कितना होता है? ये 290, और क्वथनांक कितना होता है? 391। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इसका कितना? 290, 209, और इसका कितना बेटा? 334। और एथेनॉल की बात करें तो इसका गलनांक कितना होता है? 158, और इसका क्या होगा बेटा? 351। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट की। अब इस चीज को समझना आवश्यक है, ठीक है। आपको एक चीज हेडिंग लगानी है। क्या हेडिंग लगाओगे आप हेडिंग लगाओगे इलेक्ट्रॉन, हेडिंग लगानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, हेडिंग लगानी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आप सोच रहे हो सर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करवा रहे हो, क्या है, क्या होगा इसके अंदर, क्या लिखना है? हेडिंग लगा दो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बाकी सारा मैं समझाऊंगा इसको। भाई होता क्या है कि भाई एग्जांपल किसी भी कंपाउंड है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक के अंदर बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में कितनी सहायता करते हैं, उस बंध बनाने की सहायता को लेकर जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने का तरीका ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहलाती है बेटा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आप पढ़ोगे सर, अभी मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बात करता हूं कार्बन की। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? C612 से। ये इसका 6 क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। या 6 क्या है बेटा? इसका एटॉमिक नंबर है। मैंने लास्ट बार करवाया था आपको, एटॉमिक नंबर है। और ये जो 12 है वो क्या है बेटा? एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट है। जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और इसी परमाणु क्रमांक के आधार पर आप क्या करते हो? किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो। क्या लिखते हो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आधी हिंदी आधी इंग्लिश हो गई है, कोई बात नहीं, अपने को लिखने से मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होगा बेटा? 1s2 2s2 2p4। अब ये आप सोच रहे हो कि सर ये क्या नया तामझाम झेल दिया है आपने। भाई ये देखो, फॉर एग्जांपल ये आपका नाभिक, ये अपन में चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, आप टेंशन मत लो। देखो ये भी, यहाँ पे भी कितना है बेटा? यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी क्या है बेटा? यहाँ पे भी कितना है? 2। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 2। मतलब ये दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही सीरीज के हैं। इसके बाह्यतम कोश में 4 और ये 2 कितने होंगे बेटा? 6। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब इसको इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका कैसा है देखना। ये कार्बन, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4, 1s2 2s2 2p4। एक सेकंड, यहाँ बेटा 2 लिखना है ना, 2p2। तो यहाँ पे कितने होंगे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन? 4 होंगे, ठीक है, सॉरी। ये आपका कार्बन, कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4, 1 2 3 4। आ गया समझ में? अब कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। अब बात करें हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की, तो
एक ही होता है। अब कार्बन की बात हो गई। अगर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाता है, और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाए, और ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाता है, तब क्या बनती है संरचना बेटा? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, और ये कार्बन और हाइड्रोजन। यहां से एक नियम लागू होता है, इसे बोलते हैं ऑक्टेट नियम। क्या नाम बोलते हैं उसके? ऑक्टेट नियम। और ये ऑक्टेट नियम क्या है? इस धरती पर इस जितने भी तत्व उपस्थित हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई मेरे ऑक्टेट नियम मेरे को क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। ये ऑक्टेट नियम होता क्या है कि बाह्यतम कोष में कैसे भी करके क्या कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, और प्राप्त करके क्या बन जाए? स्थायी। क्या बन जाए? स्थायी। ये सभी की इच्छा है। इस जितने भी कार्बन के जितने भी एटम, या पूरी पृथ्वी के जितने भी एटम्स हैं, वो एटम क्या चाहते हैं कि उनके बाह्यतम कोष में कैसे भी करके क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब जिसको मिल जाए वो हो जाएगा स्थायी, जिसको नहीं मिलेगा वो क्या रहेगा बेटा? अस्थायी। अब इसकी बात करूं तो कार्बन के कितने हो गए बेटा? 4, और 4 किसके हो गए? हाइड्रोजन के। दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन बांध के, ये इसने कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या बना दिया? बॉन्ड बना लिया। तो यहां से अगर बात करूं क्या हो गया बेटा? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर ये जो मैंने गोला सर्कल बनाया है, इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन को काउंट करो एक बार। देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए इसके पास में? 8। मतलब इसने अपने किसी के साथ में जुड़ा कर भी कितने कर लिए? इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। और जो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये इसकी क्या है? ऐसे जो संरचना बनानी है, ये जो संरचना है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आ गया समझ में? ये किसकी होगी बेटा? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बात करते हैं अब देखो, ये हाइड्रोजन की ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये इस हाइड्रोजन का। दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन करके क्या बन जाएगा? H का। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं ऑक्सीजन की। अब आप सोच रहे होंगे सर ऑक्सीजन का कैसे समझाओगे? तो समझना मेरी बात को। ये ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? अरे बताएं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा कि नहीं होगा? भाई सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आवर्त सारणी के अंदर पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा? आवर्त सारणी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। देखना इसकी बात में मेरी। अब देखना ऑक्सीजन जो है इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। और इस ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 और ये 6। ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास में, किसके पास में? दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास में। उसको मैं लिख लेता हूं ग्रीन कलर से। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। अब होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा ऑक्सीजन है, अगर इसके पास 6 उसके पास में क्या होंगे? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनको ऑक्टेट पूरा करना, तब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो इसके पास में जो 3 कार्बन है कितने हो गए? 2 4 6। अगर ये 6 वाले अगर 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और यही कहिए 6 अगर इसके 2 भी साथ में काउंट कर ले तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया ना, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इससे संरचना क्या बनेगी? ऑक्सीजन की। इसी को क्या बोलते हैं? O2। इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहां तो कोई दिक्कत है क्या बेटा? ठीक है।
नेक्स्ट बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 5, 1 2 3 4 5। ठीक उसी प्रकार से इसके पास में कितने होंगे बेटा? 5 होंगे। 1 2 3 4 और ये आपका 5 आ गया समझ में। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको शो ऑफ कैसे करना है? अब इसको शो ऑफ करने का तरीका कैसे समझना है इसको, बात को कैसे? ये नाइट्रोजन है 1 2 3 4 और ये 5, ये नाइट्रोजन है दूसरा, इसके पास भी कितने हो गए? 5। अब 3 और 2 कितने हो गए? 5। ये कितने ऐड करे इसके पास? 8 हो जाए। कितने? 3 ऐड करेगा, 5 बांधे 6 7 और 8। अगर ये 3 ऐड कर लेगा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। करा देते हैं इसको, ऐड करा देते हैं। ऐड कराओ भाई, ये लो करा दिया इसको ऐड। अगर इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया 3 तो चाहे ये भी नहीं लेगा क्या? ये भी लेगा। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसी को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन N2। आ गया समझ में? अरे कोई दिक्कत क्या? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं CH4 का, मैंने बना के बता दिया आपको। अब बात करते बड़ा कार्बन के अपरूप की। तो आपको एक हेडिंग लगानी है, इसको तो मैं छोटा कर रहा हूं पूरा ही क्योंकि इसको मैं अच्छे से मैं खुद समझाऊंगा। ठीक है, बात करते बड़ा हेडिंग लगानी है कार्बन के अपर रूप की। किसकी बात करते हैं? कार्बन के अपर रूप की। अब कार्बन के अपर रूप की बात कर रहे हैं तो कार्बन के अपर रूप बड़ा बड़ा होते हैं 3। कितने होते हैं बेटा? कार्बन के अपर रूप होते हैं 3। पहला नाम आता है हीरा, डायमंड। उसके बाद आता है बेटा ग्रेफाइट। क्या आता है बेटा? ग्रेफाइट के बाद में आता है फुलरीन। ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये 3 क्या है? कार्बन के अपरूप, इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अब बात करते हैं इसके अंदर आप पढ़ेंगे क्या? हेडिंग लगानी है सबसे पहले डायमंड। क्वेश्चन आता है हीरा क्या है? हीरा क्या बोलेंगे? कार्बन के अपरूप को समझाइए। क्वेश्चन आता है सीधा 4 नंबर का, कार्बन के अपरूप को समझे। अब हीरे की बात की आपके सामने, तो हीरे को समझाने के लिए आपको क्या करोगे? हीरा क्या है भाई? यह कार्बन का शुद्ध अपरूप है, अपरूप है। इसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अतः इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अब इस चीज को जो लैंग्वेज लिखी है, इस लैंग्वेज को आपको याद रखना है, लिखना है। क्यों? सुन लेना मेरी बात को। कार्बन के अपरूप के अंदर हीरा आ गया, ग्रेफाइट आ गया, फुलिन आ गया। हीरा क्या है? कार्बन का शुद्ध अपरूप है, नाम आता है तो क्या लगोगे? हीरा कार्बन का शुद्ध अपरूप है। और हीरे में प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है? 4 से। अगर प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा तब क्या करेंगे अपन? भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अभी कार्बन की वैलेंसी 4 है और आपने 4 के 4 साथ में कार्बन जोड़ दिए तो क्या कुछ बचेगा क्या? भाई मेरे पास 4 चॉकलेट थी, मैंने 4 की 4 बांट दी, तो मेरे पास क्या? नहीं ना। तो इसके पास में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इस कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इस भाई साहब का, अगर ये बात करें विद्युत का, तो विद्युत का क्या होगा बेटा? कुचालक। क्या होगा बेटा? कुचालक। क्यों होगा कुचालक? देखना मेरी बात को। अगर इसके पास कोई भी चीज है, आज कोई भी वायर ले लो, कुछ भी ले लो, वो विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक होने का कारण क्या है? कि उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। आज ये पेन है ना, ये प्लास्टिक का पेन है, अगर इस प्लास्टिक की पेन की अगर बात करूं तो ये वो विद्युत का कुचालक है। क्या होगा? कुचालक। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये भी क्या होगा? विद्युत का चालक होता है। क्या होता है बेटा? चालक। तो हीरा क्या होगा?
एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये विद्युत का क्या होगा बेटा, कुचालक। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छा सा, ये ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? अब क्यों, आंसर क्या है इसका, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वह कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। आ गया समझ में? अरे कोई दिक्कत क्या? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेफाइट की। किसकी बात करते हैं? ग्रेफाइट की। आ गया समझ में? ठीक है, बात करते हैं बेटा ग्रेफाइट की। किसकी बात करते हैं? ग्रेफाइट यहां विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। परिणाम स्वरूप इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। परिणाम स्वरूप इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अतः यह विद्युत का सुचालक होता है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।